सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज के इस ऑडियो विजुअल क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक वाचन के अंतर्गत पाठ 1 उत्तराखंड की यात्रा। यह पाठ जो है यात्रा वृत्तांत जैसी विधा पर लिखा गया है, जिसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। यह आपके मन में एक बात आ रही होगी, प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सहायक वाचन की आवश्यकता क्यों है, सहायक वाचन की किताब की ज़रूरत क्यों है। स्वाभाविक है, ये जिज्ञासा तो आनी ही है, आनी भी चाहिए कि हमारे पास हिंदी की इतनी किताब, इतनी एक बड़ी किताब होने के बावजूद भी इसकी एक सहायक पुस्तिका की ज़रूरत क्यों है। तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि लेखकों और पाठ्य पुस्तक की रचना करने वाली जो समिति होती है, जिसमें जो विषय वस्तु को चयन करके रखती है, उनके मन में ये बात आती है कि विद्यार्थियों को जितना अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सके, उनकी बुद्धि कौशल का जितना अधिक से अधिक विकास किया जा सके, वह हमारे लिए और समाज के हित के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए जैसा देखा कि जो पाठ्य पुस्तक है आपकी की स्वाति, उसमें गद्यखंड है, पद्यखंड भी है। तो गद्यखंड की बहुत सी विधाओं के बारे में आप जानते हैं और पद्यखंड की भी बहुत सी विधाओं के बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं। तो गद्यखंड की विधा के माध्यम से और पद्यखंड की विधा के माध्यम से, जैसे गद्यखंड में आप हिंदी उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, इन विधाओं के बारे में जानते हैं, इन विधाओं के बारे में पढ़ते हैं। और इन विधा ये जो विधाएं होती हैं, इन विधाओं के माध्यम से आप सीखते हैं कि कैसे, किस तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक इसी प्रकार से काव्यखंड से भी, काव्य की विधाओं के माध्यम से भी आप सीखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के रसों को पढ़ता है और उसके मन में स्थापित जो स्थायी भाव होते हैं, वो कैसे कैसे उसके मन में परिवर्तन होते हैं। तो विविध प्रकार की कविताओं के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के रसों से युक्त होती हैं, उन रसों को के बारे में जानते हैं और उस प्रकार के भावों से परिचित होते हैं। तो गद्यखंड और पद्यखंड में के माध्यम से हम रचना, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना सीखते हैं और पद्यखंड के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि किस तरह से हमारे मन के अंदर जो भाव स्थायी भाव होते हैं, स्थापित होते हैं, वो कब और कैसे जागृत होते हैं, किस तरीके से जागते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों माध्यम होते हैं सीखने के। लेकिन सहायक वाचन जो है, उस सहायक वाचन के द्वारा जो है आप अपनी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना सीखते हैं। सहायक वाचन के जो पाठ होते हैं, वो सहायक वाचन के पाठ उतने महत्वपूर्ण नहीं, उसमें से कि केवल प्रश्न भर आते हैं, प्रश्न भर पूछ लिया जाता है, 2-3 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें से सहायक वाचन से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर वो 1-2 प्रश्न पूछना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक आपकी हिंदी विशिष्ट स्वाति की सहायक पुस्तिका है। यदि उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको पढ़ने में रोचकता नहीं आएगी। इसलिए उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्न रखे जाते हैं।
लेकिन उस सहायक पुस्तिका का रखने का मूल उद्देश्य केवल यही है कि विद्यार्थी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना सीखे। इसीलिए सहायक वाचन को उस मूल पाठ्य पुस्तक जो है स्वाति के साथ उसको रखा गया है। तो आज हम जो हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए सहायक वाचन का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्तराखंड की यात्रा और जिसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास, और यह पाठ जो है यात्रा विधा पर लिखा गया है। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि किसी भी कोई भी चाहे दार्शनिक स्थल हो या धार्मिक स्थल हो या कोई ऐतिहासिक स्थल हो, किसी भी स्थान की जब यात्रा करते हैं तो उस यात्रा का वर्णन कैसे किया जाता है, इस बात को जो है हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न तो आया मन में। स्वाभाविक है कि जब हम किसी क्षेत्र की या किसी स्थान की यात्रा करते हैं तो अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई अपना मित्र है, वो पूछता है कि भाई तुम गए थे, कौन से स्थान पर गए थे, उस स्थान की क्या विशेषता है, उस स्थान के बारे में कुछ बताओ। तो कैसे बताया जाए, किस ढंग से बताया जाए कि जो मेरा मित्र है उसे मेरे द्वारा बताया गया वर्णन जो है अत्यंत रोचक लगे, अत्यंत रुचिकर लगे। तो हम उसको किस ढंग से प्रस्तुत करें ताकि वह बहुत अच्छे से हमारी बात को समझ सके। तो सबसे पहली बात तो आती है कि जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा का विचार या भाव जब हमारे मन में आता है तो हम पहले स्थान का चयन करते हैं, पहले विचार करते हैं। ये होते ना, योजना बनती है, परिवार के साथ में माता पिता हैं, दादा दादी हैं और नाना नानी हैं, ये जहाँ भी कोई भी जो भी बुज़ुर्ग हैं, सब परिवार के सारे लोग जब साथ में बैठते हैं तो यदि मान लीजिए एक कोई अच्छे स्थान की, धार्मिक स्थान की या ऐतिहासिक स्थान की यात्रा करने का मन बन रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यात्रा के स्थल का चयन किया जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके परिवार के लोग बैठे हुए हैं और सभी ने तय किया कि इस बार जो है उज्जैन की महाकालेश्वर का, महाकाल का जो है दर्शन किया जाए। स्थान तय हो गया। अब स्थान जब तय हो गया तब विचार बनेगा, सारे लोग सोचना शुरू करेंगे कि भाई अब यात्रा का स्थान तो हमारा तय हो गया। तो जब यात्रा का स्थान जब तय हुआ, स्थान तय होने के बाद अब विचार मन में आता है कि अब उस स्थान की यात्रा जब शुरू की जाए तो उस स्थान की यात्रा शुरू करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि यात्रा का वर्णन कैसे किया जाता है। तो स्थान तय हुआ, स्थान तय होने के बाद सारे लोगों ने तय कर लिया कि इस बार जो है उज्जैन के महाकालेश्वर का दर्शन किया जाए, वहाँ जाया जाना चाहिए, वहाँ जाकर के दर्शन किया जाए। अब स्थान तय हो गया, तो स्थान तय होने के साथ में हमारे यहाँ सब कुछ, सारी योजना बन गई, सारा सब कुछ, सारे जितने परिवार के सदस्य हैं उन सभी लोगों ने जो है अपने अपने बैग तैयार कर लिए, सब पैकिंग कर लिए, सब कुछ हो गया, सारा सब कुछ। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती, पूरी योजना बन जाती है, तो जब हम कहना चाहिए जब यात्रा करना शुरू करते हैं तो जब हम यात्रा का वर्णन करते हैं, मान लीजिए हम यात्रा करके आ गए, सब कुछ आ गए और किसी ने हमसे पूछा कि आप उज्जैन गए थे तो बताइए वहाँ का कैसा दृश्य है, क्या हालचाल है, कैसी रही आपकी यात्रा, ये प्रश्न रहता है ना। तो अब
कैसी रही आपकी यात्रा, उसका वर्णन करने के लिए हम कैसे बताएं, उसका वर्णन कैसे करें कि हमारे मित्र को हमारे द्वारा बताया गया वर्णन रोचक लगे। तो वर्णन को रोचक बनाने के लिए हम जब शुरू करते हैं यात्रा का वर्णन, तो उसमें हम लेते हैं, सबसे पहला बिंदु लेते हैं यात्रा का प्रारंभ। पहला बिंदु लेते हैं हम यात्रा का प्रारंभ। अब हमारे मित्र ने तो पूछा कि भाई बताओ कैसी रही यात्रा। तो अब यात्रा करके हम वापस आ गए, सब कुछ हो गया, तो अब हम अपने मित्र को हम बता रहे हैं, तो हम पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि हमारी यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसके अंतर्गत हम क्या बताएंगे, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे उनसे कि हम लोग यात्रा गए थे, यात्रा में गए थे, उज्जैन गए थे यात्रा में, वहाँ पर जो महाकालेश्वर है वहाँ के उस धार्मिक मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। तो जब हमारी यात्रा शुरू हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या, सांस्कृतिक नगरी उज्जैन जाने के लिए जो है हमने अपने जबलपुर से, और कहना चाहिए रेलगाड़ी में आरक्षण कराया, रिजर्वेशन कराया, और रिजर्वेशन कराने के का जो टिकट हमें प्राप्त हुआ, तो हम उस टिकट को प्राप्त करने के पश्चात हमारे परिवार के सारे सदस्य जो हैं जबलपुर स्टेशन पहुंच गए। और जैसे ही गाड़ी समय पर आई, हम लोग अपने निर्धारित कोच पर या निर्धारित डिब्बे पर, निर्धारित सीट पर जाकर के हम सभी लोग बैठ गए, और हमारी रेलगाड़ी, हमारे बैठने के 5 मिनट पश्चात हमारी रेलगाड़ी चल दी और हमारी उज्जैन की यात्रा प्रारंभ हुई। तो ये यात्रा प्रारंभ का एक पहला विवरण बताया हमने उसका। फिर उनको हमने बताया कि दूसरा बिंदु हम लेंगे कि मार्ग के रोचक दृश्य, मार्ग के रोचक दृश्यों के बारे में बताएंगे। भाई हम जबलपुर से जब चलेंगे तो निश्चित है कि जैसे हम अपने शहर को पार करेंगे और एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह से हम जो है उज्जैन तक पहुँचेंगे, तो उस मार्ग में आए हुए जितने भी रोचक दृश्य रहे हैं, जो जो स्टेशन पड़े, उन स्टेशनों की प्रसिद्धता, उन स्टेशनों की विशेषता, इन सब सारी बातों का जो है वर्णन हम करेंगे किसमें, मार्ग के रोचक दृश्यों के बारे में। हम उनको मार्ग की रोचकता के बारे में बताएंगे अपने मित्र को। फिर इसके बाद जब हम अब निर्धारित स्थान पर, उज्जैन पर जब हम पहुंच गए, तो जैसे ही हम पहुंचते हैं उज्जैन पर, तो वहाँ के स्थानों को, जो कहना चाहिए जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने के लिए हम उज्जैन के स्टेशन से पहुँचेंगे। तो किस मार्ग से, किस तरीके से हम पहुँचे, उसका हमने वर्णन करेंगे, उसका वृत्तांत हम उनको सुनाएंगे। उसका वृत्तांत सुनाने के पश्चात फिर जैसे ही हम दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद फिर हमने वहाँ के आसपास के जो घूमने वाले जो क्षेत्र हैं, भ्रमण करने वाले जो स्थान हैं, उन स्थानों का जो हमने भ्रमण किया उसके बारे में हम उनको बतलाएंगे। फिर जब हम इतना सब कुछ करते हैं, फिर वापस जब हम आते हैं उज्जैन से पुनः अपने इस जबलपुर के लिए, तो वापस में जो जब हम लौटते हैं, तो लौटते समय फिर वही बात आएगी जो हमने प्रारंभ में की थी। फिर वापसी का हमने टिकट का रिजर्वेशन कराया, और रिजर्वेशन के पश्चात हमें जैसे टिकट मिली हम वापस आए और अपने निर्धारित कोच पर बैठे। और कोच पर बैठने के पश्चात जो है, जब हमारी गाड़ी चल दी, तो मैं और मेरे परिवार के लोग जो हैं आपस में अपने अपने अनुभवों की चर्चा करने लगे। तो इस प्रकार से, जैसा मैंने आपको बताया कि यात्रा का वर्णन कैसे किया जाए, यात्रा के बारे में कैसे विचार किया जाए, यात्रा करके जब हम लौटते हैं, यात्रा से जब हम वापस होते हैं, तो उसका वर्णन करने के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे मैंने पहला बताया कि पहला बिंदु है यात्रा का प्रारंभ, दूसरा बिंदु हो गया मार्ग के रोचक दृश्य के बारे में बतलाना, तीसरा बिंदु हो जाता है भ्रमण किए गए स्थान और दर्शन इत्यादि की बात करना,
और फिर चौथा बिंदु हो जाता है वापसी। जब हम वापस होते हैं तो वापस के वहाँ से जब हम वापस जब चलते हैं तो उस दौरान हमको क्या अनुभव मिलता है, वो सारे अनुभवों की चर्चा करना और एक विस्तृत निश्चित क्रम के माध्यम से जो है अपनी यात्रा का रोचक वर्णन जो है अपने मित्र या अन्य जो भी परिचित जन हैं उनको यात्रा के बारे में बतलाना। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना कि किस तरह से यात्रा का वर्णन किया जाता है और यात्रा का वर्णन करते समय कौन कौन से मुख्य बिंदु निर्धारित किए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, उन बिंदुओं के बारे में आपने जाना। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में एक वृत्तांत सुनाया। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की यात्रा, उसका हम जो है मैं यहाँ पर वर्णन पढ़ रहा हूँ और उस वर्णन के बारे में आप जानेंगे और सुनेंगे। और इस यात्रा का जो वर्णन किया है सेठ गोविंददास जी ने, वो अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, जैसे जैसे स्थान पर वो गए, जिन जिन स्थानों पर गए, उन स्थानों का उन्होंने वर्णन किया है। तो वर्णन किस प्रकार से किया, किस ढंग से उन्होंने वर्णन लिखा है, तो मैं इस उनके द्वारा लिखे गए इस उत्तराखंड की यात्रा के बारे में मैं पढ़ूंगा, उसे जिसे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। वो लिखते हैं कि उत्तराखंड, जो सेठ गोविंददास जी द्वारा जो यात्रा वर्णन लिखा गया उत्तराखंड की यात्रा, वह लिखते हैं कि उत्तराखंड की यात्रा में उत्तराखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का मनोहारी चित्र अंकित किया गया है। वो बतला रहे हैं, अपनी इस यात्रा के अनुभव को बतला रहे हैं। वो कहते हैं कि उत्तराखंड की जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का मनोहारी चित्र अंकित किया गया है। यानी उत्तराखंड के जो दृश्य हैं, उत्तराखंड की जो प्रकृति है, उत्तराखंड की जो भूमि है, वह इतनी आकर्षक है, इतनी मनमोहक है कि जो पहली बार इसे देखता है, जो देखने वाला है, वो देखते ही रह जाता है। यानी एक बार जो उत्तराखंड में गया, उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए किया, तो उसका मन वहाँ से वापस आने का नहीं करता है। लेखक के अनुसार भारत के उत्तर भाग में स्थित उत्तराखंड राज्य को सदियों से देवभूमि का स्थान प्राप्त है। हिंदुओं के सुप्रसिद्ध एवं पवित्र 4 धाम तीर्थ यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ यहाँ पर स्थित हैं। यद्यपि इन तीर्थों तक की यात्रा अत्यंत दुर्गम एवं कष्टकारी है, किंतु यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक महानता सहज ही यात्री को मानसिक आनंद से भर देती है। देखिए कितना अच्छा अनुभव किया उन्होंने, कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि यद्यपि यानी उत्तराखंड में के जो पहाड़ हैं बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, और ये धार्मिक स्थल जो तीर्थ हैं ये पहाड़ों से ही, जैसे नदियों की बात कही उन्होंने, यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की, तो इन धामों पर पहुंचने के लिए अत्यंत दुर्गम रास्ते से चलना पड़ता है, दुर्गम रास्ते से आना जाना पड़ता है। और ये रास्ते जो हैं ये कहना चाहिए इतने सहज नहीं हैं, और सहज न होने के कारण कहना चाहिए स्थानों पर यात्रा, इन स्थानों की यात्रा करने वाला जो यात्री है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से थक जाता है। किंतु यह बात भी कही कि यात्रा को मानसिक आनंद भर देती है, अपनी धार्मिक महानता सहज ही यात्री को मानसिक आनंद से भर देती है। किंतु वहाँ की सौंदर्य, वहाँ की प्राकृतिक छटा, मनमोहक छटा, मनोहारी छटा को देखकर जो यात्री होते हैं वह अपनी शारीरिक थकान को भूलकर अपने मानसिक आनंद से
जो है थकान को भूल जाते हैं और यात्रा में रमे रहते हैं और यात्रा की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों यमुना, गंगा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के तट पर स्थित हैं। अब देखिए, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के ये जो चारों धाम हैं, ये चारों धाम जो हैं 4 प्रकार की नदियों के किनारे स्थित हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी कहना चाहिए पवित्र धाम हैं, ये सभी तीर्थ और पवित्र धाम जो हैं नदियों के किनारे ही स्थित हैं। तो उत्तराखंड के चारों धाम की जो बात बताई उन्होंने, वो क्या बताया कि ये चारों पवित्र धाम जो हैं 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं, जिनमें यमुना, गंगा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के तट पर स्थित हैं। यहाँ पर वो आगे लिखते हैं कि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, चीड़, देवदारू इत्यादि वृक्षों से भरे घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से गिरते असंख्य झरने इस प्रदेश की शोभा को स्वर्ग सरीखा बनाते हैं। वो देखिए कितना मनोहारी वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ष भर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, चीड़, देवदारू इत्यादि वृक्षों से भरे घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से गिरते असंख्य झरने इस प्रदेश की शोभा को स्वर्ग सरीखा बनाते हैं। यानी वहाँ की जो छटा है, वहाँ की प्राकृतिक जो दृश्य हैं, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, इतना आकर्षक है कि कोई भी व्यक्ति सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आगे लिखते हैं, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान से पूर्ण पूजा अर्चना एक विशिष्ट एवं आकर्षक सांस्कृतिक एवं धार्मिक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। महर्षि वेदव्यास और शंकराचार्य आदि की कर्मस्थली रहा यह भूभाग आज भी समस्त संसार को प्रेरित सा करता प्रतीत होता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा यह प्रदेश आध्यात्मिक प्रेरक के साथ साथ औद्योगिक एवं विकास की दृष्टि से भी स्वयं में अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि इस प्रदेश के भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्रोतों का सुनियोजित तरीके से प्रभावी उपयोग प्रदेश हित एवं देश हित में किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सुना सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित उत्तराखंड की यात्रा नामक यह लेख, यात्रा वृत्तांत, और आपने यह जाना भी कि किसी भी यात्रा का वर्णन किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाए ताकि सुनने वाले के लिए वह वर्णन अत्यंत रोचक और रुचिकर लगे। तो इस पाठ के माध्यम से आज हमने यही सीखा कि यात्रा का वर्णन कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो मैं इस बार आप लोगों को फिर से आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो को, ऑडियो विजुअल वीडियो को जो है आप बहुत ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको यात्रा वृत्तांत के बारे में स्पष्ट हो जाएगा। और भविष्य में कभी जब आप यात्रा करेंगे और आपके मित्र द्वारा पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही, तो आप उस यात्रा का वृत्तांत, उस यात्रा का वर्णन इसी प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से, बहुत रोचक ढंग से, अच्छे तरीके से आप वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी आशा और विश्वास के साथ इस ऑडियो विजुअल क्लास को मैं यहीं पर पूर्ण करता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।